वहां जी से रिकॉर्डिंग जी जी जी। उनको जब भी करवाना है आप ये ब्रिगेडियर सब्जेक्ट साहब, ले अभी सकते हम हैं। लोग बाहर हैं, यहाँ पर भोजन कर रहे हैं सभी लोग। आप लेकिन मीटिंग जो शुरू करिए, कल ही का विषय है। ठीक ब्रिगेडियर है, कल साहब। एक विषय कर लिया है और आज सोलर और दूसरी एनर्जी पे करते हैं। ठीक है, आप जब जुड़ना चाहें जुड़िए। तो आप शुरू करिए। जी मैं शुरू कर देता हूँ, आप मेरे कोई बोल रहे हैं तो जी 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 आप जी 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 कंट्रोल जी आप करिए। जी 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 जी। आप पॉइंट, आपके जो पॉइंट्स रहते हैं ना सर, वो पॉइंट्स बहुत सुंदर रहते हैं, एक से एक पॉइंट। आपने अभी जो चलो मीटिंग में मैच मैं के पॉइंट पॉइंट्स बोल बताए देता हैं। हूँ। पॉइंट जी बोल देता हूँ, डिटेल आप बोलिए। हमने कल डिस्कशन किया सहकारिता मार्केटिंग में, और कल बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और वो हमने हमारी सहकारिता के लिए बहुत अच्छा है। अब आजकल की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। तो हम ग्रीन एनर्जी को कैसे अपने सहकारिता में, और सोलर फार्मिंग भी कहते हैं इसको, कैसे यूज कर सकते हैं। इसका सोलर फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग खेती के लिए भी किया जाता है। फार्मिंग का मतलब खेती भी और पशुपालन दोनों ही आ गए। ये टेक्निक किसानों को अपनी खेती में कम लागत और आय में बढ़ाने का साधन हो सकती है। सोलर फार्मिंग के लाभ तो ये है कि ऊर्जा की बचत, क्योंकि सोलर भगवान तो, सूरज भगवान तो सबको देता ही है, उसका ठीक से प्रयोग हो जाए तो अच्छा है। जल संसाधनों की भी बचत हो जाती है, क्योंकि सोलर तो पंप भी लगने लगे हैं आजकल। और धरती की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि उसको जो जितने माइक्रोब्स हैं उसको सूर्य सूर्य तो चाहिए ही, और उसके लिए ये भी होता है आय आय में वृद्धि होती है। सोलर फार्मिंग से किसानों की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है। अब सोलर फार्मिंग के प्रकार क्या हो सकते हैं। सोलर पैनल एक हो सकता है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी जरूर होंगे। हम सोलर पैनल लगाते हैं अपने खेत, ऐसी ऐसी जमीन जिन पे आपको और कृषि वगैरह की संसाधन अच्छे नहीं है, तो उन्हीं पे पैनल लगाते हैं, बिजली पैदा करते हैं और वो बेचते हैं। तो उससे हमारे बॉर्डर एरिया में तो ये बहुत लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट हैं, और अपन किसान खुद भी लगा सकता है, और या फिर वो जमीन को इस तरह का प्रयोग कर सकता है। उसमें भी अभी पहले तो ये था कि वो सोलर पैनल में सुधार करा है गवर्नमेंट ने। और उसके साथ साथ अभी एक और सिस्टम आ गया है करीब करीब, कि छत पर उसका थोड़ा ऊंचा रखते हैं, नीचे ऐसी जो ज्यादा छाया वगैरह में धूप कम चाहिए ऐसी फसल लगा सकते हैं, जैसे हल्दी वगैरह है। और ऊपर उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं, तो अपने उसको बेच भी सकते हैं, अपने ट्यूबवेल वगैरह में भी काम आ सकती है। वोल्टिक्स भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे, और सोलर ग्रीन हाउस भी बनाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस आप सब जानते हैं, तो उसी से उसमें ठंडा किया जा सकता है। सोलर स्टोरेज भी बनाए जा सकते हैं, और अपना जो प्रोसेसिंग है उसमें भी सोलर ऊर्जा का बहुत काम हो सकता है। और अपना जो प्रोसेसिंग केसवा है उसको और करना है, प्रोडक्शन में सब में ही ये सोलर काम आ सकते हैं। अब सोलर फार्मिंग के लिए आवश्यक संसाधन होंगे सोलर पैनल, जो कि कंसेशन रेट में भी मिलते हैं, और बैटरी चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, और खेती के उपकरण भी आजकल सोलर से ऑपरेटेड हो सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं इसी के लिए सहजन के पत्तों को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर भी हो सकते हैं। तो सोलर फार्मिंग की कुछ सरकारी योजना भी है, वो उनको प्रोत्साहन कर रही है। सोलर पंप योजना है, सोलर फार्मिंग योजना है, सोलर कृषि ऊर्जा योजना है। तो इस तरह का पशुपालन में इसका यूज क्या हो सकता है कि दूध उत्पादन में और उर्वरक उत्पादन में, जो आप हमारे पास एक बार डिस्कस भी किया था कि गाय के गोबर और सबसे कैसे बड़ी मशीन के थ्रू हम अच्छा खाद बना सकते हैं। तो उनमें भी भंडारण में भी शीत भंडारण है, सूखा भंडारण है, वोक्यूम भंडारण है। इसमें वो एनर्जी हम ले सकते हैं, और भी सहायक इसका प्रयोग करते हुए आय में वृद्धि कर सकते हैं, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और ग्रामीण विकास में ये बहुत
अच्छा काम करेगा। तो पशुओं के आवास वगैरह में भी सोलर एनर्जी से ही आप उनको बिजली की ये सब ले सकते हैं। पानी पंपिंग में भी उसका सहारा ले सकते हैं। तो ये जो दूध प्रसंस्करण में दूध का क्या बनाना है, उसको घी बनाना है, क्या बनाना है, आगे फल और सब्जियों का प्रसंस्करण में भी काम आ सकता है। और भंडारण में भी तो है ही, ये मैंने बता दिया है। तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। दो तीन पॉइंट बता देता हूँ, फिर आप डिस्कशन करिए। कि सोलर एनर्जी तो एक है, पर कुछ और भी ग्रीन एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं। सोलर एनर्जी हमने डिस्कस कर ली है, वो सूरज से लेते हैं और बहुत ही बड़ा सोर्स है। और उसके उसको सोलर पैनल ये से। एक दूसरी विंड एनर्जी या जिसको पवन एनर्जी कहते हैं, गुजरात वगैरह में जहाँ हवा का रुख इस तरह अच्छा रहता है, वहाँ इसका भी और दोनों का कंबाइन भी किया सकता है। जल विद्युत ऊर्जा तो आप जानते ही हैं, सारी नदियों में कैसे इसका स्पेशली उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जो भी पहाड़ी एरिया है, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पास जो एक और सोर्स है, वो है बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी हमारे किसानों के पास, हमारे गौपालों के पास बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इससे बायोगैस के थ्रू जो एनर्जी का मतलब जो उसका खाना पकाने के लिए, उसके लिए तो है ही, इससे बिजली बनाई जा सकती है। इससे इससे काफी उपयोग चलाए जा सकते हैं सब उपकरण। तो ये भी एक तीसरा सोर्स है। और एक और है जो अभी शायद किसानों पर तो ज्यादा काम नहीं आएगी, भूपातीय ऊर्जा। जमीन के अंदर से जो इतना उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसमें भी वो सरकारी प्रोजेक्ट हो सकता है, कर सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी, सोलर पंप है, पवन चक्की है, बायोगैस है, सोर्स सूखा वाला है, ग्रीन हाउस है, ये सब इसमें काम आती है। सहकारिता में ये ग्रीन एनर्जी के बहुत लाभ हैं। ऊर्जा की बचत है, आय में वृद्धि है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यू है, वो है पर्यावरण संरक्षण। आप बिजली बनाते हैं कोयले से, आप बिजली बनाते हैं किसी और से, तो पर्यावरण को कितना नुकसान रहता है आप सबको पता लग है। और लेकिन ये ग्रीन हाउस के जो भी सिस्टम आप बनाएंगे, ये प्रकृति के साथ हैं और इनसे बहुत बड़ी आपको फायदा हो सकता है। तो मैं अभी तो इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। आप आगे बढ़वाइए अनिल जी। कल्याण जी, आप अपने विचार रखिए। मैं जुड़ा कल्याण जी। हूँ। हाँ हाँ जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। मैं तुरंत जुड़ा हूँ, मैं सुन नहीं पाया किस विषय पर आज की चर्चा है। ग्रीन एनर्जी पर चर्चा है। ग्रीन एनर्जी को हम कैसे उपयोग में लाए, किसान कैसा उपयोग में लाए, या सहकारी तत्व पे हम इसको कैसा उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा का बिंदु रखे गए हैं आज। तो आप ओके। उसमें जिस पर भी आ, आपको बात करना हो, आप बात कर सकते हैं, अपने विचार रख नहीं, सकते हैं। अभी सबसे तो एनर्जी सबसे अहम भूमिका है। देश भर में करीब करीब हम लोग 6 लाख मेगावाट की एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। जिसमें जो आगे और जो आ रहे हैं, कई सारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं, उनको देखते हुए सबसे बड़ी अभी जितने तरह का एनर्जी है, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे आपको कोल बेस थर्मल पावर हो, चाहे सोलर पावर हो, चाहे आपको विंड पावर हो, चाहे आपको जो दूसरे पावर जिसको बोलते हैं कि जीरो ये होता है, उसमें भी देखा जाता है कि वो लोग को अभी उस पर सोच रहे हैं। तो जितने सारी है, तो उसमें भी पर्यावरण का क्योंकि आपका सोलर प्लेट बनता है तो वहां भी आपको बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सोलर प्लेट तो ऐसे ही नहीं बनेगा। आप विंड पावर बड़े बड़े टावर लगाते हैं, उस वहां भी लगते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी को यूज करके जो बन रहे हैं, उसमें भी वो लग रहे हैं। तो पावर की जहां बात आता है, सबसे कम जो खत्म होता है, मतलब आपको बर्बादी होता है एनवायरमेंट की, वो आज के दिन में सोलर पर हम सोच सकते हैं कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी जितने सारी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, ताकि जो थर्मल पावर से जितना जंगल खत्म हो रहा है, उड़ीसा में अभी
एक प्लान लिया गया है उड़ीसा के। आप जानते हैं कि सबसे 2-3 तारीख को 12 कोल ब्लॉक का इलेक्शन हुआ है। और 12 कोल ब्लॉक मतलब है दो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ उड़ीसा। एक है आपका अनुगुल डिस्ट्रिक्ट का जो है छेंदीपदा ब्लॉक, पूरी की पूरी वहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। मैं काफी 2005 से वहां अदानी जो प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र गुजरात का पावर कंपनी के लिए पावर के लिए यहां से कोल जाएगा, और कोल जाएगा तो पूरी की पूरी वहां पूरे कई गांव जा रहे हैं, विस्थापित होंगे अभी। और दूसरी है आपका सुंदरगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, हेमगिरी ब्लॉक है, वहां पूरा का पूरा कोल ब्लॉक है। वहां ये ओपन कास्ट माइनिंग है, मतलब आपका जमीन से 3 फुट, मुश्किल से 3 फुट अगर आप खुदाई करते हैं तो कोल निकलता है। तो उसमें इतने सारी बर्बादी हो रही है, लोग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनवायरमेंट पर हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, और ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है, और एनर्जी का हम कम हो रहा है। हम हाइड्रो पावर में जा सकते हैं, छोटा छोटा टरबाइन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर नहीं हो रहा है तो हम सबसे बड़ा जो एरिया है जहां पर ये माइनिंग हो रहा है, जंगल कट रही है, अगर सरकार चाहे उस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल के लिए। चाहे वो नहर के किनारे हो, चाहे नदी के किनारे हो, नहीं तो पूरा जो जमीन बैरन लैंड है वहां को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह का हम उपयोग करें, जिसे कोऑपरेटिव बेसिस पर अगर करें, छोटा सा मेगा मतलब हो सकता है कि अब 100 किलोवाट का हो, 500 किलोवाट का हो, हम एक छोटा सा 5 एकड़ के अंदर में, 10 एकड़ के अंदर में हम 5-10 किलोवाट का, सॉरी 500 और 1000 किलोवाट का हम लगा सकते हैं। और उस पर भी एक उसको अगर सरकार उसी तरह हमको, जिस तरह पावर दूसरे कंपनी से खरीद कर रहे हैं, 8 रुपया 7 रुपया में खरीद कर रहे हैं दूसरे पर यूनिट कंपनी से, अदानी से गुजरात में करीब करीब 8 रुपया में खरीद करके लोग को दे रहे हैं, मतलब उनका कितना कॉस्ट जा रहा है गवर्नमेंट को। अगर कॉर्पोरेट के साथ इस तरह का करे, जिस तरह के हम लोगों के छोटा टरबाइन लगाए हैं झारखंड में कोऑपरेटिव बेसिस पर, वो देखने का लायक है। अपने छोटा टरबाइन ने 10 किलोवाट बना करके वहां का गांव को बेच रहा है कोऑपरेटिव। उस तरह अगर कोऑपरेटिव बेसिस पर हम सोलर पैनल में लगा करके सोलर एनर्जी को हम उस तरह का अगर गांव के साथ जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि एक कोऑपरेटिव बेसिस पर हम लोग एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। और एनर्जी सिर्फ नहीं है, एनर्जी हम लोग को भी इस तरह करे कि किस तरह लोग को कम से कम यूज करे। तो सबसे बड़ा होगा कि कोऑपरेटिव वर्ष लोग को कैसे सचेतनता करे, लोग को कैसे अवेयरनेस करे। क्योंकि अगर आज के घर में एक घर में 10-10 मिनट बाथरूम तक ऐसे लगा दिए हैं तो उसमें तो बढ़ेगा तो उस पर असर पड़ेगा। तो 2 तरह का एक काम हो सकता है, कोऑपरेटिव से लोग को सचेतनता करना है और लोग को एनर्जी को सप्लाई भी देना है, ताकि हम एक ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे तो यहाँ तक अम्मी जो तुरंत बोले, मेरे यही है सुझाव। तो हम लोग को छोटा छोटा प्लांट लेगा कर, जहां भी है गवर्नमेंट का स्कीम बनना चाहिए। कम से कम आज एनर्जी का पॉलिसी नहीं है, एनर्जी का पॉलिसी ऐसे होना चाहिए, थर्मल पावर को कम करने के लिए जो एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा गया है, 2030 तक पूरी तरह से थर्मल पावर बंद कर दिया जाएगा। अभी 2030 तक यहाँ काफी अभी यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन 2030 के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं। हो सकता है 2050 तक उसको बढ़ा देंगे लोग। उसके पहले कोऑपरेटिव इस पर काम करना शुरू करे, और उसके लिए एनर्जी पॉलिसी बनाने के लिए हर स्टेट के, हर राज्यों में कम से कम 20 से 25% ग्रीन एनर्जी को एक कंपलसरी करना चाहिए, कि ताकि उस पर लोग सब्सिडी करे, लोग को पैसा खर्च करे। क्योंकि जिस तरह अभी दूसरे कंपनी को लैंड दिया जा रहा है, 1-1 रुपया में लैंड दिया जा रहा है, थर्मल पावर को बढ़ाने के लिए कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया जा रहा है पूरे कम पैसा में, और एनर्जी को खरीद कर रहे हैं गवर्नमेंट, उनको काफी पैसा में 10 रुपया 8 रुपया पर यूनिट खरीद कर रहे हैं। उस तरफ कोऑपरेटिव साथ भी
कोऑपरेटिव को बढ़ाने के लिए इस तरह कर दिया जाए। 10 रुपया अगर 12-14 रुपया में खरीद करे, गवर्नमेंट सब्सिडी करे और कोऑपरेटिव भी चलेगा, ग्रीन एनर्जी भी चलेगा और लोग को एम्प्लॉयमेंट होगा और एनवायरमेंट भी उनका बचेगा। मेरे धन्यवाद, मेरे इतना ही कहना है। बहुत कम समय में बहुत स्पष्ट बात आपने रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही है कि भाई हमने सोलर एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, तो अभी पेट्रोल पंप जो है वो सारे दवाखाने जो आ रहे हैं महानगर में, वो उन सारे दवाखानों को अब वो कंपलसरी कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, सरकार की तरफ से कंपलसरी किया जा रहा है। जितनी ग्राम पंचायतें होती है महाराष्ट्र में, उन ग्राम पंचायतों को भी उन्होंने सोलर के लिए ये प्रोत्साहन राशि दी है कि भाई आप पूरा काम आपका सोलर पे चलाओ। तो सरकार के अपने प्रयास चल रहे हैं। बिजली के बढ़ते दामों ने कई लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो सोलर प्लांट अपने छतों पर लगाए, और कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी भी उसमें मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने काफी प्रयास भी कर रहे हैं वो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ओर मुड़े। यह उनका प्रयास अभी चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो पॉइंट्स रखे उसके लिए, कल्याण जी। हेलो। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। मैं खुद ही बोला था रिन्यूएबल। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है सरकार का, बहुत अच्छा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, और इस पे काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। शहरों में जो लोग अपने शहरों या देहात में भी जो है, कस्बों में भी लोग अपने घर पे जो बिजली की बचत के लिए लगा रहे हैं, काफी एग्रेसिव तौर पे इस पे जो है बेनिफिट उठा रहे हैं, और संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। बहुत तेजी से लोग अपने घरों में लगवा रहे हैं ताकि उनका बिजली का बिल भी कम आए। लेकिन अभी बात जैसे सोलर फार्मिंग की हो रही, तो हमारा चूंकि किसान जो है वो बहुत, उसके पास जगह कम है, वो थोड़ी सी जगह है, 2-2 बीघे का उसका जोत है। तो उस चक्कर में वो और उसको जो है कॉस्टिंग थोड़ी, गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है कि भाई हम आपको जो 50% सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। अब जैसे अभी एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का लेते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश से ही हैं, कि उन्होंने बोला ट्यूबवेल के लिए जो है सब्सिडी देते हैं 50% की। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है बोरिंग दिखानी पड़ती है, और बोरिंग का खर्चा ही 70-80-90 हजार रुपये का आता है। तो पहले आप वो 80-90 हजार रुपये खर्च करेगा, उसके बाद 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तो लगभग 50-60 हजार रुपये का उसको सोलर का इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का खर्चा बैठता है। तो एक छोटा सा किसान है जो उसके पास 2 बीघे जमीन है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि वो हिचकता है इस तरह के प्रोजेक्ट को लगाने में। तो हम हमारा क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं छोटे किसानों की ही है, किसानों की बात क्योंकि कर रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत बड़ा वर्ग है जो इस तरीके के प्रोजेक्ट को लगाने के में असमर्थ है। तो अभी हम लोग को ये थोड़ा सोचना रहेगा कि हम लोग किस तरीके से उनको जो है कन्वर्ट करें, कि जो है वो लोग सोलर फार्मिंग का इस्तेमाल करें, ट्यूबवेल लगवाएं। क्योंकि और जैसे दूसरे तरीके हैं जो पॉली हाउस वगैरह में लगते हैं और बहुत सारी चीजों में लगते हैं, वो लोग सक्षम हैं, वो लगवा ले रहे हैं। लेकिन ज्यादा सबसे बड़ा जो तबका है ना अपना यूपी का या पूरे इंडिया का ही, बहुत कम जोत वाले किसान है। तो हम लोग को थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा इसके लिए। जी, आपने बहुत सही बात कही है। इसी के लिए हम सामुदायिक खेती करें। सरकार का भी जोर इस पर ही है कि लगातार जो जमीन घट रही है, तेजी से विभाजन हो रहा है परिवारों में, तो उसमें जमीन कम हो रही है। इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि भाई आप सामूहिक रूप से सब मिलके आगे आए। अगर 20 किसान 10 किसान अपना एक ग्रुप बनाता है, एफपीसी बनाता है, तो उसको सारी सुविधा ये उपलब्ध है। तो उसको ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है, सहकार में आना जरूरी है, सहकारी तत्वों पर इकट्ठा होना, अपने विचार रखना और उसको लागू करना, इसी के लिए सरकार ज्यादा जोर दे रही है। तो जो सीमांत काश्तकार है, किसान है, जिनके पास में 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा जो भी जमीन हो, तो उस पर वो अगर 10 किसान इकट्ठा होते हैं तो सरकार उसको लोन देती है 10 लाख रुपए तक।
ये केंद्र सरकार की योजना है। महाराष्ट्र में इसको 20 लाख रुपए तक लोन मिलता है, और केंद्र सरकार वो लाभ लेता है तो 10 लाख और मिलते हैं, यानी टोटल 30 लाख रुपए हो जाते हैं इस ऊर्जा के लिए। और यही नहीं, तो हम ग्रीन ऊर्जा पर अगर बात करें तो जैसे भी देखा है कि अगर आपके खेत खेत की मेड़ पे अगर आपने पीपल उगाए हैं, आपने अगर बड़ के झाड़ लगाए हैं, आपने अगर क्या बोलते हैं उसको, बाम्बू के झाड़ लगाए हैं, तो इससे भी आपको क्रेडिट कार्बन मिलता है। और इससे आपके जमीन में जैव विविधता आएगी, पानी को रोकने की क्षमता जमीन में बढ़ेगी। आपको यूरिया का उपयोग या डीएपी का उपयोग कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो सरकारी खर्चा जो होता है, जो लागत है, वो सारी यूरिया और डीएपी की सब्सिडी पर जाती है। तो वो रुकेगी अगर हम हरित क्रांति की ओर थोड़ा सा देखेंगे। यानी ये वृक्षों की मेड़ पर जो वृक्ष लगाने हैं वो अगर हम लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और पारंपरिक खेती की जगह अगर हम और अलग अलग खेती करेंगे, जामुन है, जाम है, यानी अमरूद है, मोरिंगा है, स्टीविया है, स्टीविया की भी खेती हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टीविया ये शुगर वालों के पेशेंट के लिए पूरी दुनिया में बहुत भारी डिमांड है उसकी, और सबसे आगे भारत है इसमें। तो हम उसमें भी आगे खेती कर सकते हैं, ये भी एक ग्रीन एनर्जी का ही स्रोत हो सकता है आगे। तो हमने ये बात करनी चाहिए। अब जिसको अपनी बात रखनी हो वो हेलो। जी हेलो। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए राठी जी। शशिकांत जी। हाँ राठी जी, अभी मेरे पास 2 घंटे पहले एक वीडियो आया है कि इसमें जी सोलर एनर्जी के लिए आगे से हमको सोलर पैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक पोर्टेबल एक ये बनाया है, पवन चक्की जैसा ही कुछ बनाया है जो हम अपने छत पर भी लगा सकते हैं। और जी छोटे छोटे इसमें आने वाला है। वो वीडियो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। बात जी यह है जी कि ये जो टेक्नोलॉजी है अभी तक भारत में नहीं थी, अभी 2026 में भारत में आने वाली है और धीरे धीरे आएगी। और इसकी लागत, जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी लागत भी बहुत कम रहेगी आगे। वो अभी फिलहाल इनका जो कहना है, जो जिन्होंने वीडियो बनाया है उनका कहना है कि इसकी कीमत अपने सोलर पैनल के आसपास हो सकती है, लेकिन आगे हो सकता है 2-4 महीने में ये बहुत कम कीमत में भी अवेलेबल होगा और बहुत पोर्टेबल है। और इसमें एक चीज है कि सोलर पैनल में जो लिमिटेशन आती है कि जैसे कि बादल आ गए, या तो उस पर धूल आ गई, या या तो रात के समय उसमें मतलब बिजली तैयार नहीं होती। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये विंड के साथ चलेगी और मतलब हवा के साथ चलेगी। और इसका ये है कि 200 माइल पर हवर का भी अगर मतलब एक साइक्लोन भी आ गया, चक्रवात भी आ गया, तो भी इसमें ये स्थिर रहेगा, ऐसा उसका है। मैं आपको ये जो वीडियो है ये मैं अपने ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसको। ये बिल्कुल आने वाली नई टेक्नोलॉजी। आप वो जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। मेरी बात जी हो गई। जी, बहुत अच्छी बात रखी है आपने। ये इजराइल की टेक्निक है, ये इजराइल ने 2003 में शुरू कर दी थी ये टेक्निक। 2007 में तो मैं खुद देख के आया हूँ उस टेक्निक को, बहुत अच्छी टेक्निक है। उस वक्त काफी महंगी थी, अभी तो इसको काफी सस्ता हो गया है। और बड़ौदा में तो आजकल एक बड़ा यूनिट हो गया है। ये छोटे छोटे पंखे आप घरों पर भी लगा सकते हैं, विंड एनर्जी वाले, और उसके माध्यम से भी आप अपने विंड एनर्जी अपने घर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सुधार तो आ ही रहा है और होना भी चाहिए, आज के समय की जरूरत है वो। बहुत अच्छा आपने विचार रखे, धन्यवाद। और किसी अनिल जी, साथी। अनिल हाँ, जी, जी मेरा एक पॉइंट छूट गया था, वो टाइम है तो मैं वो भी बता दूं। बिल्कुल, है ना, समय ही समय है सर। अभी तो आधी घंटा बाकी है। हमारे जो हम जिक्र कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी और फार्मिंग, ग्रीन एनर्जी का तो बहुत यूज है, हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन हमारे भारत में और हमारे परंपरा में और हमारे आज भी कम हुआ है वो हमारी नेगलिजिबिलिटी से। लेकिन सबसे अच्छा उपयोग है
पशु शक्ति। हमारे तो बैलों से ही खेती होती थी, हमारे तो बैलों से ही बैलगाड़ी चलती थी, हमारे तो बैलों से ही पशु चलित पंप चलते थे, जिसको आप रहट कहो का। पशु चलित जनरेटर भी चल रहे हैं आजकल, और पशु चलित मिल भी चल रही है। आप तेल निकालो तो पशु से, आप आटा पीसो तो पशु चक्की से, जिसका आजकल बहुत है। तो इसमें हमारी गाय का भी सुधार है। इसको कैसे जोड़ें सहकारिता में, थोड़ा सा और आसान भी हो सकता है। और इस ये पशु शक्तियों के लाभ तो आप जानते ही हैं कि ऊर्जा की बचत होगी, पशु आपने रखने ही है। और इसमें पर्यावरण भी सुरक्षित है। आप ठीक है, कुछ दूसरी ग्रीन एनर्जी है, उनमें भी पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है, पर उसके थोड़ा रिस्क भी है, और आय में वृद्धि भी होगी। तो पशुओं की शक्ति को उपचार करने के लिए सरकार भी योजना दे रही है, जैसे सोलर को दे रही है। पशु चलित पंप की भी योजना है, पशु चलित जनरेटर भी बना रहा है, और पशु चलित मिल वगैरह रखने का जरूरी है। और इसमें कुछ आवश्यक कदम भी होंगे पशुओं के लिए। पशुओं का भी संरक्षण होगा। हम गाय गाय कर रहे हैं, बैल का कर रहे हैं, पशुओं का प्रशिक्षण भी होगा, पशुओं का समाज के लिए भी यूज होगा, जैसे घोड़ा है, खच्चर है, ऊंट है। और पशुओं के लिए सुविधा भी हो जाएगी, पशुओं की देखभाल भी ठीक से होगी। तो इसमें भी इसका बहुत यूज है। तो पशुओं के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं वो भी बता दूं कि आजकल पशुओं के लिए, इंक्लूडिंग ऊंट वगैरह के साथ काम करने में हमारी जो कमजोरी आई है, मैंने सबसे पहले जो गाय और इसके साथ जुड़ा, तो मैंने राजस्थान में जो बैलों से बहुत आसान तरीके से 2 HP का पानी निकाला, जहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रेत में, और 600 फुट से उसके 4 पाइप से हैंडपंप सिस्टम, गरारी, ये जो गरारी सिस्टम, और रेंट की तरह पशु बहुत आसानी से आदमी भी घुमा सकता है, ऐसा सिस्टम बना है जो आज भी एग्जिस्टेड है। और उसमें से हम 2 HP का पानी मिलाया, तो मेरी 30-35 गायों को लिए चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। और लेकिन उसमें टूट फूट, और उसमें कोई ने, किसी ने भी साथ नहीं दिया। 5 गांवों के लोग आ के रोज देखते कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं। उसी से फिर मैंने उसी सिस्टम से आसानी से, एक बैल घूमता है, 2 बैल 1 बैल, और उसमें से जनरेटर के टाइप में उसी घूमने की गिरारी सिस्टम बना के, जो शायद एशिया में क्या वर्ल्ड में ही पहला होगा, और जनरेटर से बिजली बनाई। तो ये प्रयोग करके फिर मैंने वो अभी भी सिस्टम पड़ा हुआ है, लेकिन इसको कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सबको मुफ्त में चाहिए कि सरकार इतनी देती है कि वो ले सकता है। तो ये एक विषय है। आप इस पे बात कर रहे हो, तो एक थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी की, सोलर, स्पेशली सोलर एनर्जी में क्या चुनौतियां भी हो सकती है, जो जो कुलदीप जी ने भी डिस्कशन किया। जो ये जो आपने बताया कि आजकल ये सिस्टम और सिस्टम आ रहा है, उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन राजस्थान बोर्ड में, स्पेशली बीकानेर बॉर्डर के साथ बहुत लार्ज स्केल में ये जो लगाए हुए हैं पैनल्स, और बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। उसमें कुछ सावधानी लेने की जरूरत है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। मेरे ही खेत के पास, जहाँ ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 50 के 51 के बाद जाता था, अभी सोलर एनर्जी लगाने से वो प्लेटें रिफ्लेक्ट करती है, सारी उस एरिया में फैल जाती है उसकी। ऐसा अगर ठीक से नहीं है तो उसका वहां गर्मी अभी अगस्त में 55 से पार हो गई है। तो हमें कासन भी लेना होगा, और इन चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए सुधार की जरूरत है। तो चुनौतियां क्या हो सकती है, अभी किसी और ने भी डिस्कस किया। ऊंची लागत आ रही है अभी, खैर वो बाद में धीरे धीरे से हो जाएगी। अस्थिरता है, तो ऐसा कांस्टेंट नहीं है जैसे आपसे ले रहे हो। और भंडारण की भी समस्या है। ये जो ग्रिड वगैरह कहीं कहीं मिल रहे हैं, मैंने मैंने सोलर एनर्जी के लिए ही जमीन ली थी राजस्थान में, और वो बाद में थोड़ा कॉस्टली पड़ा, उस टाइम मैं नहीं कर सका, तो मैंने उसको दूसरा काम के लिए लिया। तो भंडारण की, इसका जो एनर्जी बनती है, उसको कई जगह से सरकार खरीदती है, कई जगह उसकी दिक्कत हो जाती है, और ग्रिड कनेक्शन सभी जगह नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। और नियम और विनियम, जैसे अभी किसी ने डिस्कस किया, उस छोटे किसान के लिए बड़ा समस्या है, ये भी सही बात है। कोऑपरेटिव में इसका हल हो सकता है। तो सुधार के तरीके ये हो सकते हैं, इनकी जो समस्याएं, चुनौतियां बताई, कि तकनीकी विकास करें हम, सब्सिडी और प्रोत्साहन, जैसे छोटे किसानों के लिए जिक्र किया है,
भंडारण के तरीके में फायदा करें, ग्रिड कनेक्शन और बढ़ाएं, इसके लिए स्पेशली। और जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी करनी चाहिए, और सरकारी नीतियों में भी कुछ बदलाव करना चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी ऐड करके आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। राजस्थान से सुमेध सिंह जी है हुकुम, आप अनिल बोलिए जय आज। गो माता, जय गोपाल, जी, जय गो माता, जय अनिल जी, मैं गोपाल। आपको एक मैं तो जी इतना जय जी बाबा। हाँ, मैं तो इतना सा निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में प्याज बहुत पैदा होता है। क्या उसको कोऑपरेटिव के माध्यम से ड्राई करके मार्केटिंग की जा सकती है? साथ ही हमारे गांव में टमाटर और सौंफ की काफी मात्रा में केमिकल का पैदा होता है, तो उसका मार्केटिंग किया जा सकता है सुखा के, तो उससे खराब नहीं होगा, लॉस जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। और वेजिटेबल पर भी, वेजिटेबल सुखाने के बाद अगर कोई कोऑपरेटिव के माध्यम से मार्केटिंग की व्यवस्था हो सकती है, तो इस पर भी अच्छा कार्य किया जा सकता है कोऑपरेटिव का। धन्यवाद। ये सब काम हो सकते हैं सुमेर जी। और और अनिल जी, मैंने आपको जैसे कहा जी जी बोलिए ना। कि नहीं, आपकी आवाज कट रही है भाई साहब, शशिकांत भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? सही है। हाँ। आ रही है। मैंने वो जो वीडियो था, मैंने जो जिसका जिक्र किया था, वो अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है, कि जिसमें सोलर पैनल की जरूरत नहीं है और ये अपने एनर्जी 24 घंटा मिल सकती है सूरज की। तो आप सारे मेंबर्स को देख सकते हैं। जी कोई और बात करे, अपनी बात रखे, विचार रखें। राठी जी, जी बोलिए ना। बोलिए सर, आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ दूर से बोलो आप। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए हेलो। बोलिए, आपका तो विषय ही है। आप पहले आए, दो हाँ मिनट मेरा रुके और विषय फिर है। चले गए। अभी किसी को और बोलना है तो मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना, क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, क्या जी जी विषय पे जी। चर्चा हो जाती है। हाँ हाँ, तो और किसी को बोलना है या मैं बोलने की शुरुआत कर दूं? बोलिए, आप बोलिए, विषय ही आपका है आज तो। नमस्ते जी, सबको मेरा नमस्कार। मैं अभिनव गोड से, मैं नासिक से, महाराष्ट्र से हूँ। मैं काम करता हूँ, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में ही काम करता हूँ। जैसा अपने अभी बात हो रही थी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। देखो, पहला जो है अपना एनर्जी सोर्सेज जो है, जिसमें जो फॉसिल फ्यूल्स का सोर्स है, जो हम लोग थर्मल पावर यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और एटॉमिक एनर्जी। दीज आर द फोर सोर्सेस ऑफ द एनर्जी दैट वी आर करंटली यूटिलाइजिंग इन इंडिया। उसमें आज का टॉपिक है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो इसका रिन्यूएबल एनर्जी बोलिए या उसको ग्रीन एनर्जी बोलिए, रिन्यूएबल एनर्जी में विंड है, सोलर है, और जो बायोगैस से हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं। दीज आर द थ्री सोर्सेस नाउ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो इस टॉपिक पे हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, मैं आपको पहला मेरा इंट्रोडक्शन ये देता हूँ। क्या है, वर्क फॉर द 400 मेगावाट। 400 megawatt is a big custom of the power generation that I have done for the Suzlon Energy in Nashik area, Nashik especially in Maharashtra. Then I am working for the solar power project in the different corporate houses for around 1000 megawatt in totality. But now I want to tell you that in Maharashtra there is a policy of the government that if you want to install the solar power project, you can purchase the land for solar project, as well as you can take the land on the lease basis. And this is, I am very proud to say you that the taking land on the lease basis at a particular rate in Maharashtra, that is the recommendation of Bharatiya Kushal Samaj, especially Subhash Nalenge sir और अपना टीम जो है, they have recommended
कि ये महाराष्ट्र में इंस्टेड ऑफ परचेसिंग द लैंड यू टेक द लैंड ऑन लीज, तो फार्मर्स का उसका लैंड भी उसके जगह पे रह जाएगा और उसको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। तो our team, especially Subhash Lalanje sir and our team has suggested you give at least 50,000 rupees per acre per annum and then give the 3% rise every year. This is what our suggestion and that is the output our Bharatiya Kushat Samaj, especially in Maharashtra, and I am proud to say this. Now this project, I am working for this project with Tata Power, then Adani Power, Enrich Solar, and different houses. JSW is a major player also. So I am working for them. And this is in terms of the 200 megawatt, 300 megawatt. I'm telling you, आपने डिस्कशन में जो बात हो रहा था, स्पेशली जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए या अपने घर के ऊपर लगाने के लिए या कुएं के लिए जो सोलर इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब इम्प्लीमेंटेशन में स्मॉल स्केल में है। मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें काफी डिस्कशन हो गया। आपने बहुत लोगों मेंबर्स का दे आर अवेयर ऑफ ऑल दिस। मुझे बहुत ये लगा कि सबको मालूम है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सोलर के लिए मैं जो बात करना चाहता हूँ कि बात यह है कि हाउ वी विल इम्प्लीमेंट द सोलर पावर प्रोजेक्ट इन अ लार्ज स्केल, स्पेशली फॉर our institution, how we can implement the solar power project। तो इसमें मेरा कुछ सुझाव है। जैसे हमारे भारतीय कृषक में हम लोग पहले एक साल से डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज फार्मर्स, उनका कोऑपरेटिव इरिगेशन सोसाइटी है। एक पर्टिकुलर कृष्णा रिवर इज महाराष्ट्र से जहां से जाती है, वहां से करीबन 100 मेगावाट का पावर कंज्यूमशन है ओनली फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो पाइपलाइन लिफ्ट करते हैं उनका कम से कम 100 मेगावाट का कंज्यूमशन है। ये लोगों ने एक एसोसिएशन बनवाया। दे हैव मेड द एसोसिएशन एंड दे हैव डिस्कस्ड विद द गवर्नमेंट कि भाई हम लोग इतना कोऑपरेटिव में हमारा इरिगेशन कंपनी है, हम इरिगेशन के लिए पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से हमको कुछ सब्सिडी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट हैज टेकन द सर्टेन बैरियर ऑफ द टेरिफ। टेरिफ मीन्स अभी गवर्नमेंट हमको 4 रुपए 5 रुपए में अगर एग्रीकल्चर के लिए मिलता है या 3 रुपए के लिए मिलता है, तो गवर्नमेंट शेयरिंग 1 रुपए गवर्नमेंट शेयर करता है, 1.5 रुपए गवर्नमेंट शेयर करता है, लेकिन उसका अभी टाइम खत्म हो गया। तो उसी वही लोग जो है उनको हमने सुझाव दिया, जो हमारे भारतीय कृषक में काम करते हैं पाटिल साहब करके, उनका और हमारा डिस्कशन होगा। हम ये सुझाव दे देंगे गवर्नमेंट को कि हम लोग ये सब इरिगेशन वाले लोग हैं इकट्ठा करके हम एक कोऑपरेटिव बनाएंगे एंड दैट कोऑपरेटिव इज द कोऑपरेटिव सोलर पावर जनरेशन कंपनी। इसमें हमारा जो है वी आर थिंकिंग एट अ वेरी सीरियस लेवल। एक मॉडल हम बनना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर, स्पेशली फॉर द इरिगेशन पर्पस, तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल हम लोग गवर्नमेंट स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के पास हम जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का हम सुझाव करेंगे। क्योंकि अगर 100 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट करना है, 100 मेगावाट के लिए इन्वेस्टमेंट है 450 करोड़ कम से कम। 400 से 450 करोड़ इज द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर दिस 100 मेगावाट प्रोजेक्ट। इसमें हमारा फार्मर्स का जो भी इरिगेशन के जो पार्टनर्स हैं या इरिगेशन के जो भी सदस्य होंगे, उनका इतना कैपेसिटी डेफिनेटली नहीं होगा। तो उसके लिए हमारा ये सुझाव था, जैसे महाराष्ट्र में जब शुरू में शुगर फैक्ट्री बन रही थी, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, तो फार्मर के पास शेयर कैपिटल के लिए भी पैसा नहीं था। तो उसके लिए एक तो गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दिया शेयर टू परचेज द शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री या कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल या कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने पैसा दिया था बाय द वे ऑफ द सब्सिडी और सम in some cases they have given the loan through the district cooperative bank। तो इसके लिए महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो सका। ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम बेसिस, मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यू गिव अस अ सर्टेन अमाउंट फॉर द इक्विटी, क्योंकि 70-30 इज द रेशियो फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द 100 मेगावाट का हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए कम से कम हमारा खुद का इक्विटी 135 करोड़ का होना चाहिए। 135 करोड़ हमारे फार्मर्स नहीं डाल सकते।
तो इसमें गवर्नमेंट ने ये 135 करोड़ में जो गवर्नमेंट ने 50%, 60% या वाट एवर 75% जो है वो इक्विटी के लिए बाय वे ऑफ सब्सिडी और फंड्स, वायबिलिटी गारंटी फंड्स के रूप में पैसा देना चाहिए। ये मेरा स्कीम हम गवर्नमेंट को तुरंत पुटअप करना चाहते हैं एंड दैट डेफिनेटली थ्रू आवर कोऑपरेटिव सेवा के थ्रू हम लोग ये स्कीम डालना चाहते हैं। ये एक मेरा सजेशन है, एक मेरा आइडियाज है कि हम कोऑपरेटिव में एक इरिगेशन सोसाइटी के इरिगेशन करने वाले लोगों के लिए एक सोसाइटी बना के ये हम मॉडल बना सकते हैं। सेम वे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए कोऑपरेटिव बनाना है तो हम उनके लिए भी कोऑपरेटिव में हमारा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए या महाराष्ट्र जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है हर स्टेट के, उनके पावर के जनरेशन के लिए अगर हम लोग पावर जनरेट करके दे सकते हैं तो वो भी हमारे एक कोऑपरेटिव के मॉडल बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। मैं कोऑपरेटिव इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो देखो कोऑपरेटिव मॉडल में जो फार्मर का लैंड है दैट शुड बी इन प्रायोरिटी कि लैंड हम देंगे, गवर्नमेंट में पैसा देना है, हम हमारे लैंड पे पावर जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक मॉडल बन सकता है कि हमारे पास लैंड है, हम पावर जनरेट कर सकते हैं और पावर गवर्नमेंट को दे सकते हैं। जैसा अभी अभी हमारा एक डिस्कशन चल रहा है महाराष्ट्र में, जितने भी महानगर पालिका कॉर्पोरेट है, महानगर पालिका, उनका पावर कंजम्पशन ऑन एन एवरेज हर एक कॉर्पोरेशन का 100 मेगावाट का एवरेज है। ये है तो हर यही कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं है, उनको कोई लोग चाहिए कि जो पावर जनरेट कर सके। हम हमारा फार्मर्स का लैंड के ऊपर हम गवर्नमेंट के फंड्स के थ्रू वायबिलिटी फंड्स, वायबिलिटी गैप फंड बोलते हैं उसको, वो पैसा लेके हम अगर कोऑपरेटिव में जनरेशन कर सकते हैं स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, तो हम बहुत बड़ा स्केल पे हम सोलर पावर का नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। आप अभी ये सब मेरा सजेशन है, ये मेरा आइडियाज है, इसमें आप लोगों के पे कुछ सजेशन अभी कौन सा भी सोलर पावर प्रोजेक्ट हम कहाँ भी नहीं खड़ा कर सकते, या विंड पावर प्रोजेक्ट है। अभी बात मैं विंड में भी काफी बड़ा काम किया है तो मुझे मालूम है विंड आप कहाँ भी विंड पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। विंड पावर प्रोजेक्ट जहां लगा सकते हैं जहां जोन है, आप देखेंगे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, साउथ इंडिया है, उतने प्रोजेक्ट आपके यूपी में या पंजाब में नहीं लग सकते क्योंकि विंड जोन जो है, विंड जोन वो एरिया में कम है। महाराष्ट्र या साउथ बेल्ट जो है, साउथ बेल्ट इज अ वेरी कंड्यूसिव फॉर द विंड पावर प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में भी, या मैं महाराष्ट्र का बोलता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने काम किया, महाराष्ट्र में भी पर्टिकुलर एरिया में ही विंड होता है। विंड का आप एक समझे, विंड इज नॉट 20, आपको 12 महीने आपको सुविधा नहीं मिलेगी। अब विंड का भी सीजन होता है साहब। विंड का सीजन ये है कि अगर मई महीने से विंड फ्लोइंग चालू होता है, मई महीना, जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना, जुलाई अगस्त इज द पीकेस्ट सीजन। वहां बहुत विंड डेंसिटी इतना, एयर डेंसिटी इतना होता है तो पावर जनरेशन बहुत होता है। आप जैसा अभी सितंबर आ गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कम हो जाता है। आपको जनवरी फरवरी में विंड मिल किधर बहुत कम घूमने को मिलेगा। मतलब विंड का भी सीजन होता है। जैसा सोलर का सीजन है, सोलर हम 9 बजे प्रोडक्शन चालू हो जाता है, 5 बजे अपना, 4 बजे अपना प्रोडक्शन खत्म हो जाता है या ऑलवेज डिक्रीज हो जाता है। तो वैसा ही ये रिन्यूएबल एनर्जी को लिमिटेशन है, लेकिन विंड एनर्जी के लिए भी लिमिटेशन है। ये वी हैव टू कीप इन माइंड, इट इज नॉट फॉर 24 आवर, 24 आवर है लेकिन फॉर पर्टिकुलर पीरियड में है। आपको जनवरी फरवरी में विंड मिल आपका घूमेगा नहीं, आपको पावर जनरेशन कम मिलेगा। आपका पावर जनरेशन मिलेगा रेनी सीजन में, बहुत अच्छा रेनी सीजन है। तो दीज आर द टेक्नोलॉजी वी हैव टू कीप इन माइंड। और विंड के लिए भी, सोलर के लिए भी ये लिमिटेशन है। सोलर में भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आया है। मैं जब 2003 में काम करता था विंड के लिए, उसी टाइम सोलर टेक्नोलॉजी न्यू, उस टाइम में हम लोग 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाना है तो कम से कम 20 एकड़ लैंड लगती थी। उसी टाइम टेक्नोलॉजी वैसा था।
अब उस टाइम में भी एक मॉडल स्केल पे सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। उस टाइम सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट टेरिफ देता था 19 रुपए, 19 रुपीज पर यूनिट, ऐसा एक टेरिफ देता था, क्योंकि वो टाइम कॉस्टिंग भी बहुत हेवी था। 16 करोड़ से 20 करोड़ रुपए पर मेगावाट इन्वेस्टमेंट लगता था, और एरिया भी 20 एकड़ का एरिया लगता था। आज के तारीख में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए पर मेगावाट इज द इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर मेगावाट। और 3 एकड़ में 1 मेगावाट का हम लोग प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। अभी नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, ग्राफाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ग्राफाइट बेस्ड बोले तो ग्राफाइट से ये जो सोलर मॉड्यूल बनेंगे, सोलर का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, शायद हम 1, 2, 5 साल में 1 एकड़ में 1 मेगावाट का पावर भी जनरेट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय बहुत बढ़ रहा है। तो जैसा आपने किसी ने बोला कि व्हील में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, व्हील का मशीन भी अभी आजकल ऐसा आ रहा है, कम व्हील पे भी अभी मशीन घूमता है, उनका भी जनरेशन अच्छा हो जाता है। तो ये जो है, ये टेक्नोलॉजी बता नहीं सकते, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट डेवलप हो रहा है। शायद व्हील के लिए भी हर जगह भी हम लगा सकेंगे, लेकिन सीजन तो डेफिनेटली होगा। हवा को हम, हवा का सीजन जो है, सीजन तो नहीं बदली कर सकते, लेकिन कम हवा में मशीन जनरेट करेगी, पावर जनरेट करेगी। इतना टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है सब चीज पे। तो ये एक विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी का ये है। मैं ये दोनों टॉपिक पे आपसे सबसे बात करना चाहता हूँ। मुझे जहां तक टेक्निकल नॉलेज था मैंने आपको दे दिया। बात यह है कि कमर्शियल स्केल पे ये जो करना है, तो हमारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट कुछ काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट हमको क्या मिलता है, इसके ऊपर ये सब टेक्नोलॉजी डिपेंड है, और हम लोग इसके सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका फोन। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज आ अब रही आ है। रही है आपका। हाँ, अब आ रही है। अच्छा, बोलिए। वीडियो चालू था तो आवाज बंद हो जाती थी। अच्छा अच्छा, हेलो। ठीक। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए तो बोलिए ये जो बोलिए, आवाज आ कॉन्स्टेंट रही है। जो बात है सर, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि 5 करोड़ रुपए पर मेगावाट अगर इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका पे बैक पीरियड जो है, पे बैक पीरियड अराउंड 10 इयर्स, 10 साल के बाद आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। उसके बाद आपको रियल प्रॉफिट चालू हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का टेरिफ जो है आज के तारीख में 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही मिलता है टेरिफ पर यूनिट। गवर्नमेंट उसको 5 रुपए में बेचती है, 7 रुपए में बेचती है, 8 रुपए में भी बेचती है। बहुत कुछ स्कीम है। जैसा कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, उनका पावर कंजम्पशन है। कोई इंडस्ट्रियल हाउसेस ऐसा है कि उनका महीने में 100 100 करोड़ रुपए बिल आता है साहब। इट्स नॉट कोई ज्यादा ये नहीं होता, मतलब इतना भी पावर कंज्यूम करने वाले लोग हैं। तो वही लोगों के लिए ये सब हम लोग खुद पावर जनरेट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। वो 5 रुपए में या 6 रुपए में गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो हम 4 रुपए में उनको दे सकते हैं, तो उनका 1 रुपया बचता भी है। ये बहुत कुछ स्कीम है, जिसको ओपन एक्सेस स्कीम बोलते हैं, इस स्कीम में कर सकते हैं। सोलर पार्क एक स्कीम है। आपका पावर कंज्यूमशन आप राजस्थान में कर रहे हैं, लेकिन आपको जयपुर में प्रोजेक्ट, आपका जयपुर में इंडस्ट्री है और आपको प्रोजेक्ट लगाना है राजस्थान के इंटीरियर एरिया में, आप वो भी कर सकते हैं। उसको ओपन एक्सेस में सोलर पार्क स्कीम में हम लोग ये कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ स्कीम है, उसके लिए सेपरेट डिस्कशन रखना पड़ेगा। लेकिन आज के तारीख में कमर्शियल में इतना ही बोल सकता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी में, देखो मैं एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम नॉट द इंजीनियर, आई एम नॉट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन मैं 20 साल से खाली रिन्यूएबल एनर्जी में ही काम करता हूँ, और इसके लिए मैं आपके साथ में इतना डिस्कशन कर सका। थैंक यू। ये आपने अपने 20 22 25 साल का एक अच्छा निचोड़ आपने रखा है। बता दिया है आपने ये सब, तो बहुत अच्छा लगा है हमको। और आपकी सेवा हम तो निरंतर लेते रहेंगे इस संदर्भ में।
सवाल ही नहीं है इसमें। और मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में और किसी के कोई विचार हो तो वो साथी रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो लोग नहीं बोले हैं, प्रदीप जी बोल सकते हैं, कुलदीप सिंह जी आप भी आमंत्रित हैं, जी बोलिए। हाँ, ओमर अनिल जी भाई साहब, मैं बोल रहा था कि ये बहुत अच्छी चीज हो रही है और ये बहुत अच्छा आज के समय में जो अपन कह सकते हैं ना सबसे बड़ी मांग है। और बहुत बढ़िया राजा राम जी ने बहुत अच्छी बात बताई है और वो ये बहुत अच्छा उसका विषय लिया है। अगर इस पे इम्प्लीमेशन हो जाए अपने द्वारा एक संगठित करके, जो मैंने कल मार्केटिंग के विषय में भी यही यही मेरा एक उसका गहराई में यही एक मेरा चिंतन था। मैं साहित्यकार भी और हम तो व्यापारी फील्ड से भी हैं, तो उस हिसाब से अगर ये चिंतन अगर मूर्त रूप में कंपनी के रूप में प्रोजेक्ट अपना धरातल पे उतर जाए तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और जैसे अभी उन्होंने कहा था कि ये महाराष्ट्र में होता है, तो मैं इसको कहता हूँ राजस्थान में भी हो सकता है। जैसे बाड़मेर एरिया है, जैसलमेर एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है, वहां पे भी विंड एयर की बहुत पॉसिबिलिटीज है। एक अपने एक चिंतन भी करें, मैं उसको एक चिंतन के रूप में देखने के हिसाब से एक बात कह रहा हूँ कि वहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत बन सकती है। कि अपने मतलब अपने का उद्देश्य क्या है कि अपन 2 रुपए सामने वाला आदमी कमाए और अपन भी कमा के निकले और अपने साथ जो जुड़े वो भी कमा के निकले, बिना स्वार्थ कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। आप अनिल जी भाई साहब आओ, चाहे राजा राममोहन जी आओ, चाहे कोई भी हो, अगर वो स्वार्थ से उसका सिद्ध होगा तो ही जुड़ा होगा। पहले ये लक्ष्य हो कि स्वार्थ सिद्धि सबकी आपस में हो और अपनी प्रामाणिकता खत्म नहीं हो, नैतिकता ईमानदारी रहे। वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका एक चैनल है। मेरे एक चिंतन से ये बहुत बड़ा है। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी अभी, जैसे उन्होंने भी बीच में कहा था जंगल एरिया हो, नहर एरिया हो, बहुत ही अच्छा चिंतन है। और वो अगर विंड एनर्जी का और का जो उन्होंने राजा राममोहन जी ने कहा था, बहुत ही बढ़िया चिंतन है ये भी। और उसकी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ऐसे एक जगह लेके कंपनी के रूप में संगठित होकर चिंतन मंथन करके पॉसिबिलिटीज, उसकी संभावना है क्या, भाई एक चिंतन की धारा ली जाए कि भाई अपन ने खड़ा किया, उसके आगे ऐसा हुआ तो उसका आगे उसमें चुनौतियां क्या आएगी और उसको आगे मार्केटिंग कैसी होगी और उसका प्रॉफिटेबल रेशियो क्या आएगा। प्रॉफिटेबल रेशियो आया तो वो आपस में कैसे बटेगा, क्योंकि बिना स्वार्थ कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। आज अपना राइट हैंड ही लेफ्ट हैंड में है तो उसमें भी वो स्वार्थ देखता है। तो ये तो अपने मानव की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग प्रकृति है। तो उस चीज की वो सबसे बड़ी सार्थकता प्रामाणिकता के हिसाब से, जो अभिषेक जी भाई साहब मेरा चिंतन भी है, अभिषेक जी भाई साहब मेरे को जानते भी, राजा राममोहन जी जानते हैं, मैं तो आध्यात्मिक साहित्यकार भी हूँ। तो उस हिसाब से वो अपना वो अपना अपना जो मोटिव है, वो जो अपनी बुनियाद है वो भी खत्म नहीं हो और अपना उद्देश्य पूर्ति रहे। और मैं चाहता हूँ कि मैंने अभिषेक जी भाई साहब के साथ में कल चिंतन भी किया था। मैंने कहा था कि अगर वो रोल मॉडल के रूप में दुनिया में आ जाए तो अपन एक अलग ही रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें जैसे अपना व्यापारी वर्ल्ड का हुआ और जैसे हम साहित्यकार का हुआ, जैसे उसमें अपने एक बैनर के रूप में जैसे उसका एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के हिसाब से उनके प्रोग्राम्स और हो जाए जैसे हमारे में तो उसके फोनों में होते रहते हैं, मेरे मीटिंगें वगैरह चलती रहती है। तो वैसे भी उसको एक मार्केटिंग के जरिए के रूप में अध्यात्म के साथ में व्यापार का जुड़ा हो जाए और उसकी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा सार्थकता में उसको और अपन उद्देश्य की प्राप्ति में हो जाए, तो जिससे लोगों को जानकारी मिलेगी तो अपने आप ही स्वतः ही जुड़ाव मिलेगा। लोग जानेंगे तो मत जुड़ेंगे, पूछेंगे ये है क्या, बस इतना पूछ लिया तो भी अपना एक लक्ष्य की पूर्ति में अपन सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। यह मेरा एक साथ में एक चिंतन भी है और इसको अपन इम्प्लीमेशन ले, ये मेरा एक चिंतन अनिल जी भाई साहब। और आपको कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। ओम जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, स्वागत योग्य सुझाव है आपका। कल भी सारे सुझाव अच्छे थे, कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए हमारे पास में एक सिद्धहस्त व्यक्ति है, गोडसे सर। वो महाराष्ट्र से है, वो राजस्थान भी आएंगे, उनका बृहद अनुभव है कई कंपनियों के साथ में और वो जानते भी है, इसके नफा नुकसान भी जानते हैं। तो वो हमारे फेवर में काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से वो डायरेक्टर में है, कोर ग्रुप में डायरेक्टर है, इसलिए सवाल ही नहीं, वो भी अपनी सेवाएं देंगे ही देंगे। और इसमें अच्छा लाभ भी हो सकता है। जल्दी हम ये महाराष्ट्र से भी शुरू करेंगे और राजस्थान में भी शुरू करेंगे। अब इसमें तो ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो क्या बोलते हैं सुमेर सिंह जी भाई साहब है, वो वरिष्ठ है राजस्थान से, तो वो आगे आए और राजस्थान का एक बड़ा ग्रुप खड़ा करे। वो हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं।
और जैसे ही राजस्थान में हमारी सोसाइटी खड़ी हो जाती है तो हम इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। या किसी के पास में व्यक्तिगत ऐसी जमीन हो बड़े पैमाने पे, जैसे कि सर ने बताया, गुड़से सर ने 100 एकड़ अगर जमीन होंगी तो वहाँ बहुत अच्छा उत्पादन भी हो सकता है और उससे लाभ भी मिल सकता है। उसमें आप एफपीओ भी बना सकते हैं, एफसी भी बना सकते हैं, और सोसाइटी के माध्यम से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा भाई साहब ने बताया है, गोडसे जी ने बताया है। तो आप हम उनका और बार बार ये हफ्ते में एक दिन रखेंगे उनका। हर हफ्ते ये चलता रहेगा जब तक हम सोलर को आत्मसात पूरी तरह से नहीं कर लेते, तब तक ये चलता रहेगा। तब तक उम्मीद है कि महाराष्ट्र भी एक मॉडल उनके गोडसे जी के नेतृत्व में बना लेगा, ऐसे मुझे उम्मीद भी है। और यहाँ के किसान सौर ऊर्जा से परिचित भी है, सभी परिचित है, ऐसा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा एक्टिवेशन जरा ज्यादा है, थोड़ी ऊर्जा ज्यादा है महाराष्ट्र में जल्दी किसी को अडॉप्ट कर लेने की। तो गोडसे जी इस बारे में जरूर मार्गदर्शन करते रहेंगे हमको। धन्यवाद। और किसी को बोलना है तो वो बोल सकते हैं। अब आपने आखिर वो हम पूर्ण प्रयास करेंगे। सारी परिस्थितियों से राजा राम जी ज्यादा वाकिफ हैं। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग परिस्थितियां हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मैं गोडसे साहब से आग्रह करूंगा कि सोलर का कार्बन क्रेडिट से क्या संबंध है, किस तरह उसका भी लाभ लिया जा सकता है। समय मिले जब फरमाने का कष्ट करें। अभी समय हो तो अभी फरमाए। हेलो। जी बोलिए, गोडसे साहब बोलिए। क्या इससे कार्बन क्रेडिट में भी फायदा होगा? बोलिए, क्वेश्चन है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ आ रही रही है। सर। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ गोडसे साहब बोलिए। आप क्वेश्चन भी ये पूछा है कि ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से कार्बन क्रेडिट, भूमि की कार्बन क्रेडिट में क्या फायदा हो सकता है? सर, कार्बन क्रेडिट आप ले सकता। कार्बन क्रेडिट जो है उसका इलेक्ट करना पड़ता है, आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। मैं खाली आपको एक ही एग्जांपल बता देता हूँ। एक विंडमिल जो है हमारी, एक विंडमिल जब लगाते हैं हम 2 मेगावाट की। सर, हेलो। जी बोलते अरे रहिए। हाँ, 2 मेगावाट की अगर विंडमिल हम लोग लगाते हैं तो उसमें कम से कम 60,000 ट्रीज से जो भी हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 60,000 झाड़ों से जो एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी हम कॉम्पेंसेट करते हैं थ्रू द वन विंडमिल। मतलब इतना इफेक्टिव काम हम लोग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए करते हैं। और सोलर का भी कार्बन क्रेडिट से बहुत कुछ रिलेशन है। आज के तारीख में जैसा अभी बोला कि किसी ने तो बोले सर कि हीट टेम्परेचर बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये सब चीज बात तो है, वो स्टडी करने की बात है। लेकिन हम लोग जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अवॉइड करते हैं, स्पेशली फॉसिल फ्यूल यूज करके जो हम एनवायरमेंटल डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के थ्रू हम लोग सेव कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्केल पे हम ये इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। और कार्बन क्रेडिट सेल हो जाता है। अभी कार्बन क्रेडिट बहुत का मैं अच्छा, आपको बात बता दूं। बहुत अच्छा, जो बहुत कंपनी, अच्छा। जी सर जी एक साहब, बहुत कंपनी, एक अच्छी बात बता दी एक आपने। व्यक्ति ये जो है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सुमेर सिंह जी, इसमें तो कार्बन क्रेडिट की बात ही है। ये तो आपको, जो आप सारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, पौधों को खराब कर रहे हैं, उनसे बने हुए कोयले को खराब कर रहे हैं, ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इनमें ये खराब नहीं होता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत ही प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत यूजफुल है। इसीलिए तो ग्रीन एनर्जी पे जा रहे हैं, इसीलिए तो रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज से हमें मिले और उसमें पर्यावरण का फायदा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। अब कोई और बोले तो नहीं, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो गोडसे साहब ने बात बताई वो सारी सत्य है। मैंने मैंने ये जो आपने वडेरा साहब का नाम सुना होगा, ये जो प्रियंका के हस्बैंड, और ये साहब,
इन्होंने राजस्थान के बीकानेर में बहुत लार्ज स्केल पे जमीन ली, और वो ये सोलर एनर्जी को गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2000 के करीब। तो उनको काफी जमीन ली थी, और जमीन कुछ टाइम तो गवर्नमेंट वैसे ही दे रही थी, जो आज गोडसे साहब भी जिक्र कर रहे हैं। तो इन्होंने वो जमीन ली और इन्होंने ये सोलर पैनल लगाया। तब सोलर पैनल का सिस्टम ये था, अभी थोड़ा दूसरा हो गया है। तो मैंने भी 2007 में वहाँ करीब 75 बीघा, मीन्स 50 एकड़ से ऊपर जमीन ली। और मैंने भी ये जब तक मेरा नंबर आया उस टाइम तो ये 19 रुपए 20 रुपए, इनसे बल्कि 24 रुपए खरीद रहे थे राजस्थान से। उन्होंने जो लगाया उससे वापस गवर्नमेंट ले रही थी, और खर्चा कोई 2-4 रुपए आता था। और जब मैं पहुंचा तब तक तो उसका रेट हो गया 7 रुपए गवर्नमेंट को खरीदने का, और मेरा खर्चा हो गया 9 रुपए। तो मेरे को वो 50 एकड़ जमीन मैंने वहां से बेच दी, सोलर के लिए लिया था, और खेती के लिए और जमीन उतने उतने ही पैसे में जमीन ली। हालांकि जमीन के रेट बढ़ गए, पर ये इस तरह है। और अभी जो गुजरात राजस्थान बॉर्डर के साथ पंजाब तक एक बहुत बड़ी लाइन आ रही है। उसमें सिस्टम ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लीज पे जमीन लेती है, और उस जमीन में ये लगाती है। और उस जो किसान से और कुछ लोगों से जो जमीन लेती है, वो लीज पे 30 साल के लिए लेती है। और उसमें करीब 10 साल, जो उन्होंने बताया 8 साल, 10 साल में वो उनका सारा पैसा निकल जाता है, फिर जमीन भी उनकी हो जाती है, और 20 साल तक तो उनको वैसे ही पैसा मिलता है। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है, राजस्थान के कुछ हमारे समिति बनाकर हमारे उस लोग दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, और इसकी बहुत जरूरत है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा था। लेकिन हमने ये भी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये रीजन वाइज है। विंड मिल वहां वहां लगती है जहां हवा का बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा देर तक रहता है। सोलर में भी है। ये तो अच्छा प्लेस है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सबसे अच्छा ज्यादा इसलिए हो रहा है कि वहाँ सीधी सनलाइट वहां गिर रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है, साउथ में इतना ज्यादा और ऊपर नॉर्थ में हिमालय की तरफ इतना ज्यादा नहीं है। तो रीजन वाइज कहाँ क्या लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, ये भी बहुत जरूरी है। और बायो का आजकल नेपियर ग्रास जो का भी बायो और बायो मटेरियल है, उनका भी ये गोबर गैस की तरह वो गैस बनाकर उससे भी बिजली पैदा करने का ये हो सकता है हमारा। क्योंकि हम गाय भैंस से जुड़े हुए हैं, तो हम बायोगैस का भी इक्वल ध्यान रखें। कहाँ क्या लगना है ये उस एरिया वाइज कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो डिसाइड कर लें, और ये सारे प्रोजेक्ट आगे के फ्यूचर है। तो हमारी समितियां ये जरूर करें। और वैसे भी हम, क्योंकि हम कोऑपरेटिव में हैं, छोटी छोटी जमीन है, तो हम उस जमीन को इस तरह यूज करें कि किसी के पास 2 एकड़ है तो उसमें सोलर लगाएगा तो उसको क्या कमाएगा। तो इसलिए हम कोऑपरेटिव के थ्रू करें, और उसमें सारे संसाधन और ये जो खेती बाड़ी के जो भी करना है उससे ऊर्जा का बचत करें। ये पर्यावरण का फायदा है, ये अपनी आय का फायदा है, ये देश का फायदा है। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, ऐसा ऐसा आज का मुझे लगता है। अनिल जी, आप अब आगे करिए। चाह रहे हैं। जी, और किसी को बोलना है? कोई और साथी? पांडे जी, जीवेश जी पांडे, कुलदीप जी, कल्याण जी, आज और कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? क्योंकि आप तो उड़ीसा से है, तो वहां तो विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी बहुत आयत में मिलती है। कल्याण जी। अनिल जी, गोडसे साहब से कंक्लूजन करा लीजिए, वो एक्सपर्ट हैं। और जी, कोई नहीं बोल रहा तो। गुड से सर जी। हेलो।
हाँ, गोडसे सर, आवाज आ आज रही की है? मीटिंग का, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आज के मीटिंग का समापन आप करिए। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ आज का, और लोगों को, अपने सब मेंबर्स को अच्छा अवेयरनेस है, ये मैंने अभी मुझे मालूम पड़ा। तो यही टॉपिक पे हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और मुझे बहुत होश है कि हम लोग बहुत कुछ काम कर सकेंगे। तो आज के लिए हम सब लोगों ने जो सहयोग दिया, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। और थैंक यू एवरीबॉडी, मेरी भी बात आप लोगों ने सुनी इसके लिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभरात्रि। शुभ से। ओके सर। अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर देते, असुविधा न हो तो। और कहोगे तो कोई कविता वगैरह सुना दूंगा, आप लोग बोलोगे तो। ये बोल रहा था, नहीं तो फिर लेफ्ट करते हैं फिर। आपका परिचय दे देते ना, मैं नंबर, आपका नंबर सेव नहीं है मेरे पास में, सुविधा नहीं। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपके पास? ठीक है अभिषेक जी, वैसे लेफ्ट कर दो। ठीक है, ओम।